Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to Biology Forum. Today's lecture is about classification of zoonosis और इसमें हम पढ़ेंगे इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। जो जूनोसिस की प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने उसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो बताया था और कुछ जो जूनोसिस हैं उसकी एग्जांपल्स दी थी और साथ ये भी बताया था कि जूनोसिस की ट्रांसमिशन कैसे होती है। आज की वीडियो में इसकी क्लासिफिकेशन और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पढ़ेंगे। सो टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जूनोसिस की कॉमनली जो है वो 4 क्लासिफिकेशन होती हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट जूनोसिस, सेकंड है साइक्लोजूनोसिस, थर्ड है मेटाजूनोसिस एंड फोर्थ है सेप्रोजूनोसिस। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इनको जो क्लासीफाई किया जाता है ये इस बेसिस पे किया जाता है कि जो पैथोजन है उसका जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह का है, उसको कितने होस्ट चाहिए होते हैं और उसका लाइफ साइकिल किस तरह का है। उस बेसिस पे फिर जो ये जूनोसिस होगा इसको क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट जूनोसिस। डायरेक्ट जूनोसिस में ये होता है कि इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो एक वर्टिब्रेट होस्ट से दूसरे होस्ट में होती है, ठीक। और ये ट्रांसमिशन होता कैसे है? थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट होता है या विद द हेल्प ऑफ फोमाइट या किसी भी मैकेनिकल वेक्टर के थ्रू ये ट्रांसमिशन होती है। अब जो ये पैथोजन होता है जब इसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है तब इसमें कोई डेवलपमेंटल चेंज नहीं आता या इसकी जो प्रोपोगेशन है वो नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स आता है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्राक्स होती हैं जूनोसिस। ये हमारे पास डायरेक्ट जूनोसिस का जो फिनोमेना है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती हैं और इस वजह से इसको क्लासीफाई किया जाता है इस ग्रुप के अंडर। सेकंड है हमारे पास साइक्लोजूनोसिस। साइक्लोजूनोसिस में क्या होता है कि ऐसी डिजीज़ को एक से ज़्यादा वर्टिब्रेट होस्ट चाहिए होता है लेकिन इनको कोई इनवर्टिब्रेट होस्ट नहीं चाहिए होता और इसकी एग्जांपल है कीनोकोकोसिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ऊपर वाले में था कि सिर्फ एक जो है वो वर्टिब्रेट होस्ट चाहिए होता है और इस वाले में क्या है, एक से ज़्यादा वर्टिब्रेट होस्ट चाहिए होगा लेकिन जो इनवर्टिब्रेट होस्ट है वो नहीं चाहिए होगा इसमें। देन वी हैव मेटाजूनोसिस। मेटाजूनोसिस में क्या होता है कि इसको एक इनवर्टिब्रेट होस्ट चाहिए होता है जिसके अंदर ये खुद को मल्टीप्लाई कर सके या डेवलप कर सके और उसके बाद जाके ये वर्टिब्रेट होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। इसकी एग्जांपल्स में आता है वेस्ट नाइल फीवर और येलो फीवर। एट लास्ट वी हैव सेप्रोजूनोसिस। सेप्रोजूनोसिस में ऐसी डिजीज़ आती हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं थ्रू एन नॉन एनिमल रिजर्वायर, ठीक। यानी कि जैसे इसमें प्लांट हो गया या कोई भी दूसरा कोई एबायोटिक फैक्टर होगा इन्वायरमेंट का, जैसे कि सॉइल होता है या वाटर होता है। जब इनके थ्रू इस डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन होती है तो इसको सेप्रोजूनोसिस कहा जाता है। बोटुलिज्म, एस्परजिलोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस एग्जांपल्स हैं उन डिजीज़ की जो इस प्रोसेस के थ्रू स्प्रेड होती हैं। अगर चारों को एक ओवरव्यू देखा जाए तो डायरेक्ट जूनोसिस में क्या था कि ये वर्टिब्रेट होस्ट से ट्रांसमिट होती है दूसरे होस्ट में बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। साइक्लोजूनोसिस में क्या था कि इसको एक से ज़्यादा वर्टिब्रेट होस्ट चाहिए होता है लेकिन इसमें कोई इनवर्टिब्रेट होस्ट नहीं चाहिए होता। मेटाजूनोसिस में क्या था कि इसको इनवर्टिब्रेट होस्ट चाहिए होता है जिसमें ये मल्टीप्लाई करे और फिर बाद में जाकर ये वर्टिब्रेट होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। और सेप्रोजूनोसिस में जब ये नॉन एनिमल रिजर्वायर या एबायोटिक एनवायरनमेंट के थ्रू स्प्रेड करेगी तो इसको सेप्रोजूनोसिस कहा जाएगा। ये थी जूनोसिस की क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस, यानी कि हम किस तरह इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसी डिजीज़ को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर जो है इट इज़ एश्योर एंड अनकंटामिनेटेड वाटर सप्लाई, ठीक। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे वाटर सप्लाई के सोर्सेज हैं उनमें हम कंटामिनेशन कोई भी ऐड ना करें। जो वेल्स हैं जहाँ से पानी पिया जाता है जिन कुओं से, उनको भी हम साफ़ रखें और उनको सही तरह से बनाया जाए, उसमें भी कोई कंटामिनेशन ना हो या एनिमल की कंटामिनेशन उसमें ना जाए। फिर वाटर के अंदर क्लोरीनेशन ऐड करें ताकि जितना भी कोई वेस्ट मटेरियल है वो सारा वो ख़त्म हो जाए और जो पानी है वो पीने के काबिल हो। देन ये है कि जो भी वेस्ट होगा, ठीक, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो या कोई भी वेस्ट हो, उसको हम सही से डिस्पोजल करें। प्रॉपर जो प्रोसीजर उसके लिए स्पेसिफाई किया गया है उसको यूज़ करें और उसको डिस्पोज ऑफ करें। सेकंड है प्रिवेंट फूड कंटेमिनेशन, यानी कि फ़ूड के रिलेटेड है कि फ़ूड में हम कोई भी कंटेमिनेशन ऐड ना होने दें। जैसा कि ये है कि जब भी हम फूड कोई भी खाना वगैरह खाने लगें तो सबसे पहले हम हाथ धोएं। फिर जो किचन की सरफेसेस होती हैं ना उसको डिसइंफेक्ट करें। जितने भी रॉ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होंगे उनको हम धो के इस्तेमाल करें।
और फिर ये होता है कि जो रॉ और कुकड मीट होता है ना, उसके लिए अलग-अलग हम यूटेंसिल्स इस्तेमाल करें। थर्ड है हमारे पास कि जो खाना जो बनाने के मुतल्लिक गाइडलाइंस हमें दी जाती हैं, हम उस पर पूरी तरह से अमल करें। जैसा कि जो एग्स होते हैं उनको हम पूरी तरह पकाएं, उनको थोड़ा सा जो कच्चा अंडा रह जाता है उसको हम इस्तेमाल ना करें। और फिर इसमें ये होता है कि जो हर मीट के लिए स्पेशल टेम्परेचर होता है ना, कि इस टेम्परेचर पे हमने उसको बनाना है। जैसा कि पोल्ट्री है तो उसके लिए जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो 180 का होता है, और बीफ के लिए जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो 160 का होता है। तो इस टेम्परेचर के मुताबिक ही हम इनको कुक करें। नेक्स्ट है स्टोरिंग लेफ़्ट ओवर्स, यानी कि जो फूड हमारे पास बच जाती है, जो खाना बच जाता है, उसको स्टोर किस तरह करना है, उन इंस्ट्रक्शंस पे हम लोग अमल किया करें। जो सही से कंटेनर होते हैं उनमें फ़ूड को स्टोर किया जाए हमेशा से, और जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होगा वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हम रखें, और जो फ्रीज़र का टेम्परेचर होगा उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखें। और जब कोई खाना बच जाए तो उसको फ़ौरन से उसको रेफ्रिजरेट हम लोग कर दें, और जो भी कोई खाना पीने की चीज़ है उसको 2 घंटे से ज़्यादा बाहर ना रखें। और फिर है हमारे पास अवॉइड कॉन्टैक्ट विद डिजीज़ एनिमल्स, यानी कि कोई भी अगर जानवर बीमार है तो उसके साथ जो हमारा कॉन्टैक्ट है हम वो ना करें, उसको छूएं नहीं। फिर जो कार्केसेस होते हैं उनका प्रॉपर हम ट्रांसपोर्ट करें। जब उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हों तो ग्लव्स हम लोग पहनें, और जब कोई एनिमल अगर फोत हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है तो उनको हम प्रॉपर स्प्रे करें दूसरी जगह ले जाने से पहले। फिर एनिमल्स को डिस्पोज़ करें, जो भी लॉ हमें कहता है, जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर जब ये सारा काम डिस्पोज ऑफ वगैरह कर लें उन एनिमल्स को, तो हम उसके बाद अपने जो हाथ हैं वो धोएं। और जानवरों के ऊपर अगर कोई स्क्रैचेस हैं या बाइट्स हैं तो उनके ऊपर एंटीबैक्टीरियल्स जो होंगे उनको इस्तेमाल करें। और फिर जो है टिक बाइट्स के लिए हम रिपेलेंट्स यूज़ करें। ये थी सारी इंस्ट्रक्शन जिनके ऊपर अमल करके ज़ूनोसिस से बचा जा सकता है। अगर किसी एनिमल को डिज़ीज़ हो भी जाती है तो हम उससे बच सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम पूरी तरह से जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उन पे अमल करें, जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनके ऊपर अमल करें। ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।